माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला हुआ है 28 नवंबर 2023 को। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, हाई कोर्ट ने सभी आरोपों को निराधार पाया और पुनः पुलिस विभाग की आपके पास पैसा आने लग जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ नया करेंगे, क्या कुछ सोचा आपने? नहीं, मेरी सोच बहुत पहले से है। हम एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। कहते हैं संविधान पर भरोसा तो न्याय निश्चित। जी हाँ, आइए पुनः आज हम उसी अम्बेडकरवादी विद्यालय में खड़े हैं जो बर्खास्त सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी चलाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं जनपद जौनपुर से 15 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद जो कोरेडिहा चौराहा है, कोरेडिहा चौराहा से अंदर जब घुसते हैं 1.5 किलोमीटर आते हैं मल्हनी रूट पर, तो आपको ये विद्यालय दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पंचशील का झंडा दिखाई पड़ेगा और B.R. अम्बेडकर के लगे हुए ये झंडे नीले नीले कलर के, जिसपे जय भीम लिखा हुआ है, जय भीम लिखा हुआ ये झंडा दिखाई देगा। एक मड़ई दिखाई देती है और कुछ बच्चे, ये बच्चों की संख्या, ये बच्चे कुछ टीचर्स दिखाई पड़ते हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाने का जो सिलसिला है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसकी तह में जाना चाहा कि आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। कारण ये था, इस पूरे विद्यालय प्रांगण को सिर्फ एक जगह ही नहीं चलाया जाता है, 32 गांव में इस तरह से विद्यालय चलाए जाते हैं। चलाने वाले शख्स कौन है? बर्खास्त सिपाही। 2019 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी पुलिस पद पर, उत्तर प्रदेश सिपाही थे, बलिया में ज्वाइन किया था और 2021 में इनको बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ हक और अधिकार की मांग को लेकर के। पुनः क्या हुआ कि 2021 से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते ये लड़ते रहे। संविधान पर भरोसा था, B.R. अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर भरोसा, और इन्होंने अपने नाम के आगे एक टाइटल जोड़ दी, सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं ये उसी सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी की कुटिया है जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, जहां महापुरुषों को पढ़ाया जाता है, जहां बच्चों के एजुकेशन को मजबूत किया जाता है, जिनकी जमीनी नींव को मजबूत किया जाता है। लेकिन आइए, बर्खास्तगी के बाद जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे का निर्णय आया है, फैसला आया है। चलते हैं, हम सिपाही रवि यादव से बात करते हैं कि फैसला क्या आया है, जिसको जानने के लिए आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं, सीधे टेबल पर बैठते हैं, बात करते हैं सिपाही रवि यादव से, और वो फैसला क्या आया, क्या हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो चर्चा का विषय है, हम आते हैं सीधे उस पर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया, मुझे संज्ञान है, मैं जानता हूं इस फैसले को, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी के मुखार बिंदु से माननीय हाई कोर्ट का फैसला आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग जानें कि जो इतनी मशक्क़त के बाद, इतना संघर्ष झेलते हुए भी हाई कोर्ट से जो न्याय निर्णय हुआ है वो कैसा निर्णय रहा है। मैं सीधे रवि जी से जोड़ करके आपको बताना चाहता हूँ। जी रवि भैया, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, और मेरे जो आपके चाहने वाले दर्शक हैं लगभग 6 लाख के ऊपर, वो लोग ये जानना चाह रहे थे कि सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी का फैसला हाई कोर्ट से क्या आया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आपके सभी दर्शक बंधुओं को, या जो मेरे चाहने वाले मेरे साथी हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला हुआ है 28 नवंबर 2023 को। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, हाई कोर्ट ने सभी आरोपों को निराधार पाया और पुनः पुलिस विभाग की सेवा में बहाल करने का फैसला दिया है। क्या बात है, अगर आप लोग पास होते तो मैं कहता कि तालियां बजाओ हाई कोर्ट के लिए। अब ये जो फैसला आपके पक्ष में आया है, जो निर्णय आपके पक्ष में हुआ है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम माननीय हाई कोर्ट को देना चाहेंगे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को, क्योंकि आज उसी संविधान की वजह से हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो मैंने पढ़ाई की। जी। उसके बाद नौकरी में अधिकार मिला तो मुझे नौकरी मिली। बाद में मुझे नौकरी से निकाला गया तो संविधान में ही ये नियम था। इस वजह से दोबारा मैं उस व्यवस्था में, उस पुलिस विभाग में पहुंच पाया, तो ये इस संविधान की बदौलत और बाबा साहेब की बदौलत है। मैं ये एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप बताएं कि आप पे आरोप कैसे लगे थे।
जो सरकार ने आरोप लगाया था, आप पे क्या आरोप लगे थे आप पे? मेरे ऊपर यही मैंने अपने हक अधिकार की मांग की, उसी में बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त किए गए थे आप? बर्खास्त कब हुए थे? बर्खास्त हम हुए थे 2021 में। 2021 में। बहाली पुनः हो गई 2023 में, 28 हाँ। नवंबर को। हाँ। अच्छा, 2021 से 2023 के बीच का जो समय था, वो तो इसी तरह से आप गांव-गांव में विद्यालय चला रहे हैं लगातार। हाँ। तो आपके ज्वाइन हो जाने के बाद ये सारे सेंटर कैसे चलेंगे? जैसे हमने लगभग जहाँ हम लोग शिक्षण संस्था चला रहे हैं, जी, जी। हर गांव में हमने अपने जैसे युवाओं को बनाने का प्रयास किया जी, है। जी, जी। और मैंने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया है कि साथियों आप सब कुछ कर ले जाएंगे, पैसे तो बहुत कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, लेकिन मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा आपको। और पता नहीं कितने लोग, कितने उद्योगपति मरते हैं, उनके लिए कोई रोने वाला नहीं होता है। अगर जीवन में कुछ करना है, मरने के बाद भी जिंदा रहना है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पे चलो। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो शिक्षण संस्था को चलाएंगे और इस मिशन को, शिक्षा और जागरूकता अभियान के मिशन को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ जो आपकी देखरेख में ये जो सेंटर चल रहा था, आपकी उपस्थिति में ये अच्छा चलता था। बीच में आप 5-7 दिन नहीं थे, इलाहाबाद रहे, तो मैंने देखा, मैं आता जाता रहा बराबर, तो बच्चों की संख्या कुछ कम पड़ी थी। मैंने यहाँ के लोगों से बात किया तो बोले कि रवि जी नहीं है, इसलिए गार्जियंस जो है या बच्चे कम आ रहे हैं। तो आपकी अनुपस्थिति में जब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या ये शिक्षण संस्थान कैसे चलेगा? इस पे क्या विचार आपका है? देखिए, मैं जब अभी 1 हफ्ते बाद आया तो बच्चों में काफ़ी निराशा थी मेरे न रहने से। बच्चे बहुत नाराज़ थे मुझसे कि सर आप आ नहीं रहे थे। तो हमने बताया उनको कि हम किसी कार्य में जो है बिजी थे, इसलिए नहीं आ पा रहे थे। तो बच्चे तो मुझसे काफ़ी निराश हैं कि सर आप चले जाएंगे, लेकिन मैं बच्चों से बराबर जो है टच में रहूँगा और समय समय पे आता भी रहूँगा और बच्चों की देख रेख अच्छे से कर पाऊँगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहेंगे तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब स्टाफ कम हो जाएगा आपके जाने के बाद, तो क्या स्टाफ कैसे बढ़ाएंगे? स्टाफ बढ़ा लेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा टीचर भी ढूंढ रहे हैं कि 2 लोग अगर मिल जाएं तो फिर हम उनको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए रख देंगे, फिर अपने वेतन से उन टीचरों को तनख्वाह देके इस शिक्षण संस्था को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे जी। अच्छा, ये रवि जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये दाढ़ी जो आपने बड़ी बड़ी रखी थी, इसको क्यों निकाला आपने? दाढ़ी निकाल दी? पुलिस विभाग में दाढ़ी नहीं चलती है। दाढ़ी नहीं चलती जी। हाथों में पट्टी लगा ली आपने? ये जो है टाइफाइड हो गया है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई? हाँ, स्वास्थ्य खराब। दौड़ भाग में ज्यादा। हाँ। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि आप सुन रहे हैं सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी जी को, जिनकी आप इसके पहले वीडियोस देखे थे। और इस तरह से निःशुल्क शिक्षण संस्थान लगभग 32 गांव में चलाते हैं आप, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। आप बर्खास्त हो गए थे 2021 में। 28 नवंबर 2023 को पुनः आप को एक फैसला माननीय हाई कोर्ट से मिला है, जिसमें आप बहाल किए गए। बहाली के बाद ड्यूटी कहाँ ज्वाइन करेंगे आप? इसके पहले तो हम लखनऊ में ड्यूटी कर रहे थे। अब माननीय जो है मुख्यालय का, जो पुलिस मुख्यालय का जो आदेश होगा वहीं से निर्णय होगा। जो मुख्यालय का आदेश होगा, निर्णय वहीं जाएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि एक सपना है आपके दिमाग में कि बच्चों का जो भविष्य है, जो हमारे देश का भविष्य है, इनकी नींव मजबूत की जाए, इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, अम्बेडकरवादी विचारधारा से अपने महापुरुषों को पढ़ाया जाए। ऐसी सोच, ऐसी थीम है आपकी। जब आप खूब बढ़िया से कमाने लग जाएंगे, आपके पास पैसा आने लग जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ नया करेंगे? क्या कुछ सोचा आपने? नहीं, मेरी सोच बहुत पहले से है। हम एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं और ये मेरा सपना है, उसे मैं पूरा करके रहूँगा जी। और जैसे ही मैं, अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जा रही है और मैं लक्ष्य बनाया हूँ कि 6 महीने के बाद तो हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, जिससे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा जीवन इन्हीं बच्चों की शिक्षा और इन्हें जागरूकता में लगाना है और इन्हें आगे लेकर जाना है। जब मैंने रवि जी से कहा कि आप वायरल हो जाएंगे और वायरल होने के बाद लोग आपसे आपके सहयोग की बात करेंगे, तो उनसे क्या अपेक्षा आप करते हैं? क्या मांगना चाहते हैं आप? इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवा अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो अपने गांव में मेरी तरह से निःशुल्क विद्यालय खोल करके अपने गांव के होनहार बच्चों की नींव को मजबूत करें, उनके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। ये मेरी इच्छा है। और बहाली के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि एक हाईटेक लाइब्रेरी
का निर्माण करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय बच्चों के पढ़ने की सुविधा हो। साथ साथ में 2 टीचर्स यहाँ रखे जाएंगे, जिनको अपने वेतन से तनख्वाह दे करके इस विद्यालय को पुनः ये प्रचारित करेंगे, चलाते रहेंगे। ये जो एक मिशन आप और गांव-गांव में अम्बेडकरवाद के प्रचार प्रसार की कर रहे थे, आपकी अनुपस्थिति में उसका क्या होगा, उस मिशन का क्या होगा? जो बाबा साहब के विचारों को आप गांव-गांव में कैंप लगा करके करते थे, वो कौन करेगा फिर? हमारे अन्य साथियों ने जिम्मेदारी लिया है कि सर फैसला आ गया है, तो आप जाइए ड्यूटी पे और हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हम वहाँ से रीड करेंगे, अपने उन साथियों की भी हम मदद करते रहेंगे, जिससे इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। जो साथी आपके गांव-गांव में प्रचार प्रसार वाले हैं, उनकी भी मदद आप करते रहेंगे, जी ताकि इसे फिर से जी आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ज़रूरी है, अगर देश में शिक्षा और जागरूकता नहीं होगी तो देश की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर हम लोग शिक्षा और जागरूकता नहीं रहेगी तो एक तो हमारी जनसंख्या इतना तेज़ी से डेवलप हो रही है कि पूरे देश में फिर त्राही-त्राही मच जाएगी। अच्छा रवि जी, अब इस पे भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। क्या भूखमरी जो है, हमारी गरीबी का कारण मात्र शिक्षा हो सकती है, ऐसा कुछ? शिक्षा के साथ-साथ जागरूकता भी है, जागरूकता भी? क्योंकि आदमी शिक्षित तो हो जाए और अगर वो जागरूक नहीं हुआ, सही क्या है, गलत क्या है, अगर वो पहचान नहीं कर पाया तो फिर उसकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हमारे समाज में जो नशा का चलन है, जो लोग शराब पी रहे हैं, गांजा दारू भांग कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी हमारी गरीबी के कारण बने हुए हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? गरीबी का सबसे प्रमुख कारण यही है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों की बहुत सी ज़मीनें बिक गई दारू शराब के चक्कर में और मतलब इस नशीले पदार्थों के सेवन करने में। और कितने लोग का अल्पायु में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई नशीले पदार्थों की सेवन की वजह से। उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके माँ-बाप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से कि सबसे पहले नशे को छोड़ दीजिए। अगर ज़िंदगी का आनंद लेना है तो कभी समाज सेवा में आइए, फिर आपको किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही आनंदमय रहेंगे। ऐसा नशा है? जी। देखा आपने, समाज सेवा का ऐसा नशा है कि लग जाने के बाद किसी नशे की जरूरत नहीं होगी। क्या बात है रवि जी। मैं एक बार फिर से, मैं तो जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों से आप कुछ विशेष कह दीजिए, जो आपको देख रहे हैं मेरे चैनल से। आपके सभी दर्शक साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमने पहले भी आपसे यही गुजारिश रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अपने यहाँ अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह की व्यवस्था करिए। साथियों, हमारे पास उतना संसाधन नहीं था और हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने इस तरह की मड़ई बना के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब संविधान की वजह से हमें दोबारा नौकरी करने का मौका मिला है, तो ज़रूर हम अब यहाँ चीज़ों को डेवलप करेंगे और बेहतरीन बनाएंगे। क्योंकि एक बार ऐसे तेज़ बारिश होने लगी, हाँ। तो हवा भी था और बारिश भी होने लगी, तो हमारे सब बच्चे भीग गए और हमारा पूरा स्टाफ भीग गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि हम इसको जल्द से जल्द एक रूम तो पक्का बनवाएंगे और बरसात आने से पहले हम एक रूम तो हमको बना लेना है, क्योंकि हमारे बच्चे भीगे ना। कुछ छोटे-छोटे बच्चे रोने लगे, आंधी बहुत तेज थी, मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन। तो अभी जब सैलरी आएगी तो 2 टीचर भी रखना है, एक रूम भी बनाना है, एक हाईटेक लाइब्रेरी भी बनानी है, इतना सब कुछ सपना है ना? हाँ, ये करना है, ये सब करना है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो मेरी समझ से ऐसे युवा कर्मठी सिपाही के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी देशवासियों से सवाल करता हूं कि जो इतना संघर्षित जीवन जी रहा हो, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी मिली हो 2019 में, क्यों ज्वाइन किया था आपने 2019 में? हाँ। 2019 में जिनकी ज्वाइनिंग हो, 2021 में जिनको बर्खास्त किया जा रहा हो, फिर हाई कोर्ट से मुकदमा चल रहा हो, इसके बीच में लगातार 32 गाँव में ये शिक्षण संस्थान खोल करके छोटी-छोटी टीम बना करके हर गांव में शिक्षा का प्रचार करना पूरी तरह से, ये तो मेरी समझ से ऐसा लगता है रवि जी कि आपको ये लग रहा होगा कि मुझे हाई कोर्ट बहाल करे ना बहाल करे, मेरी जिंदगी यही बहाल रहेगी अब शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा कुछ सोच रखा था आपने? जी बिल्कुल, आज भी वही सोच है कि समाज के बच्चों को शिक्षा देना है, चाहे जिस परिस्थिति में, चाहे जहाँ रहेंगे जी, शिक्षा नहीं रुकने देंगे किसी कीमत पे। क्या बात है। अच्छा, ड्यूटी के प्रति क्या कहना चाहेंगे? जब आप थाने पर जाएंगे तो जनता के प्रति आपका न्याय, आपकी सोच, समाज के प्रति आपके लिए क्या चलेगा?
थाने ये पर दलाली घूसखोरी फिर अब चालू होगी। अब तो ये विभाग का मामला है कि विभाग हमें कहाँ भेजेगा, किन परिस्थितियों में भेजेगा। लेकिन जहाँ भी रहेंगे अपने देश के प्रति सच्चे और ईमानदारी से रहेंगे। आप मेरे साथ आज फिर से सुन रहे हैं सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी जी को। हाई कोर्ट ने इनको फिर से बहाल किया है। जल्द ही ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद पुनः वर्दी में भी हम ये एक वीडियो आप तक प्रेषित करेंगे। और मेरे चैनल पर अपना बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए मैं दिल की अनंत गहराइयों से सिपाही रवि जी आपका बहुत 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 अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भैया जी। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के कर्मठी युवा अगर समाज में आपकी नज़र में हैं तो निश्चित तौर पर ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में संतोष तक भेजें, ताकि ये कवि संतोष चैनल उनकी सोच, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता को पूरी तरह से जब ऊंचाई की अंतिम पराकाष्ठा पर स्थापित करेगा तो निश्चित तौर पर हौसला बुलंद होगा और रवि यादव की तरह से जीत निश्चित होगी। पुनः आप सभी देशवासियों का तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, स्वागत।